हेलो गाइस, स्वागत है आपका गवर्नमेंट निंगा के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, इस चैनल पे आपको मिलती है सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, मैं हूं सचिन वाघमारे और मेरा इंट्रोडक्शन आप डिटेल में देख सकते हैं पहली स्लाइड पे। गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की जो वैकेंसीज आए हैं 2020 में, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनएससी क्या है। जिनका एग्रीकल्चर के रिलेटेड बैकग्राउंड है, जिनका एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन हुआ है, उन लोगों को ये पता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। लेकिन अलाइड ऑफ एग्रीकल्चर आप लोग नए होंगे तो बता दूं कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। गवर्नमेंट ओन कंपनी है, जो इसे मिनी रत्न कंपनी में कहा जाता है। एक्चुअली जो गवर्नमेंट ओन करती है कंपनी उसको क्लासीफाई किया है मिनी रत्न, महारत्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा में। तो उसमें से ये मिनी रत्न कंपनी है जो कि फुल्ली ओन बाय गवर्नमेंट है। सो गाइस, उसका जो मेन मोटो है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का, तो मेन मोटो है टू प्रोवाइड क्वालिटी सीड्स टू द फार्मर्स इन इंडिया। इंडिया के जो फार्मर्स है उनको क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करना है, इनका मेन मोटो है। मेन फंक्शन जो है इसका, टू अंडरटेक सीड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड डिफरेंट वैराइटीज। डिफरेंट क्रॉप्स की जो डिफरेंट वैराइटीज है, मे बी रिलीज बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मे बी रिलीज बाय यूनिवर्सिटीज, मे बी रिलीज बाय रिसर्च स्टेशन। किसी ने भी अगर नई वैरायटी डेवलप की है तो उसका सीड प्रोडक्शन वगैरह करने का काम ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन करता है इंडिया में। सो गाइस, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है पूसा कैंपस में। जो आपने IRI या फिर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सुना होगा, तो वो भी पूसा कैंपस में है। तो पूसा कैंपस में या मतलब न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स वैकेंसीज। वैकेंसीज कौन कौन सी आई है, कितनी आई है, पूरा हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट मी टेल यू, जो पहली वैकेंसी मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट 31 कैडर्स की, 31 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज दी है। तो आई थिंक लास्ट 2-3 साल में 2018 से मैं देख रहा हूँ तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की ये सबसे बड़ी ऐड आप बोल सकते हैं। जो पहली वैकेंसी है ये है असिस्टेंट लीगल ग्रेड। तो ये जो पोस्ट है, ये अगर आपका लॉ हुआ है तो लॉ के रिलेटेड रहेगी। आपका ग्रेजुएशन अगर लॉ में है और आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बाद में जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग, HR, एग्री इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल मैनेजमेंट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के मतलब मैनेजमेंट लेवल के, मैनेजर लेवल के ये जो पोस्ट है ये है। बाद में नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं सीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट है। सीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट है, सीनियर ट्रेनिंग में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से उन्होंने वैकेंसी दी है। सीनियर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग, HR, लॉजिस्टिक, क्वालिटी कंट्रोल, अकाउंट्स। फिर आप गाइस, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में जो है वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एडवर्टाइजमेंट में तो नहीं दिया है, लेकिन आप उनके वर्क के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से या फिर जॉब प्रोफाइल के हिसाब से यू कैन क्लासीफाई देम। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है वो आप उसे क्लास 1 बोल सकते हैं। सीनियर ट्रेनिंग की जो पोस्ट है उसे आप क्लास 2 बोल सकते हैं। और ये जो फिर बाद में ट्रेनी एंड ट्रेनीमेट है, इसे आप क्लास 3 बोल सकते हैं, इनके पर्क्स, बेनिफिट्स या फिर वर्क के हिसाब से। ठीक है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का हमने देखा। सीनियर ट्रेनिंग का भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी है। आगे बढ़ते डिप्लोमा ट्रेनिंग का वैकेंसी है। इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए वैकेंसी है। फिर ट्रेनिंग है एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, HR, एग्री स्टोर्स, परचेस टेक्नीशियंस, स्टोर इंजीनियरिंग, स्टेनोग्राफर, क्वालिटी कंट्रोल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट्स। इसमें सारे वैकेंसीज है। और ट्रेनीमेट जो लास्ट पोस्ट है वो है एग्री का। तो गाइस, अगर आपका 12th हुआ है और 12th में आपको ओनली 12th हुआ है, ग्रेजुएशन नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको 12th में बायोलॉजी था या फिर क्रॉप साइंस था या फिर क्रॉप प्रोडक्शन था, क्रॉप के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट था, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस ट्रेनीमेट। ठीक है, और काफ़ी सारी ये जो पूरी वैकेंसीज है, पोस्ट है, तो इनको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो यू कैन गो थ्रू दैट। अगर आपका कुछ भी हुआ हो, आपका एनी ग्रेजुएशन भी हुआ हो तो आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका BCom हुआ है तो आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ABM हुआ है तो आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका हॉर्टिकल्चर हुआ है, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, तो आप उसके स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम में जा सकते हैं। या फिर आपका इंजीनियरिंग हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, तो आपके हर एक ग्रेजुएशन के हिसाब से अलग अलग पोस्ट है। यू कैन अप्लाई फॉर योर स्पेशलाइज्ड पोस्ट। ठीक है, तो देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे मैंने अभी बोला, 12th से लेके LLB, MBA तक अगर आपका कोई भी ग्रेजुएशन हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो आपके लिए स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हर एक पोस्ट के हिसाब से वो चेंज होता है। तो हर एक पोस्ट का तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक ओवरऑल व्यू बता देता हूँ। अगर आप 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 इयर्स का आपका एग्रीकल्चर का डिप्लोमा हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट भी आप अप्लाई, मतलब BA हो या फिर BSc प्लेन हो, आपका अगर हुआ है तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट।
बाद में बीएससी एग्री होगा, हॉर्टी होगा, या फिर एमएससी एग्री हॉर्टी, या फिर एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर एमबीए इन एबीएम, ऐसा भी कुछ कोर्स होता है, तो वो भी आपका आपने कंप्लीट किया होगा, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बी है, बीटेक है, एग्री इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बी कॉम, एलएलबी, एमबीए, कोई भी आपका ग्रेजुएशन होगा, क्वालिफिकेशन होगा, आप उस हिसाब से पोस्ट आप चॉइस कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एक बात पे कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में, लेट मी क्लियर दैट। वो है कि अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर मल्टीपल पोस्ट के लिए। तो ये क्लियर एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया है कि यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट। उनका एग्जाम भी अलग अलग डेट पे होगा। सो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो आप ट्रेनी या सीनियर ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी तीनों को अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट। सो गाइस, हु कैन अप्लाई? क्वेश्चन इज हु कैन अप्लाई, मतलब अगर आपका डिग्री चालू है तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो नहीं गाइस, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको एडवर्टाइजमेंट के डे पे या फिर डे से पहले आपका पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरा होना चाहिए। आप जो डेट डालते हैं फॉर्म भरते वक्त, वही डेट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देखा जाएगा, वो कंफर्म किया जाएगा, उसी के बाद आपको एंट्री दी जाएगी। तो अगर आपका डिग्री अभी पास है, मतलब इस डेट पे, एडवर्टाइजमेंट के डेट पे अगर आपका डिग्री या फिर पीजी या फिर जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने पूरा किया होगा, तो ही आपको एंट्री मिलेगी, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्टिंग प्लेसेस। तो पोस्टिंग प्लेसेस कहाँ मिलेंगे? गाइज, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो और सेलेक्ट हो जाओ, लेकिन नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ये एक नेशनल लेवल की कॉर्पोरेशन है, तो इसमें जो है एनीवेयर इन इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ योर नेटिव स्टेट, चाहे आप महाराष्ट्र के हो, छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के हो, जम्मू कश्मीर के हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हो, कहीं से भी हो, लेकिन आपको पोस्टिंग आपके नेटिव स्टेट में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है एडवर्टाइजमेंट की, एनीवेयर इन इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ योर नेटिव स्टेट यू विल बी पोस्टेड, ठीक है। लेकिन गाइस, पिछले 2-3 सालों में अगर देखा जाएगा तो एनएससी अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रही है एज पर द कन्वीनियंस ऑफ एम्प्लॉइज। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक स्टेट में है तो जानबूझ के दूसरे स्टेट में ही डाला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको मिल सकता है, अगर आपका लक है तो आपके स्टेट में भी मिल सकता है, और नहीं है तो फिर आपको दूसरे स्टेट में भी जाकर काम करना पड़ेगा। लेकिन गाइस, जो लोगों को घूमना बहुत पसंद है, अलग अलग स्टेट में काम करना बहुत पसंद है, तो उनके लिए पोस्ट जरूर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। इसमें प्रमोशंस का क्या चांसेस है? एक्चुअली ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कॉर्पोरेशन है, तो इसमें ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्रमोशन का चांसेस है, गुड प्रोग्रेशन इन करियर है। अगर आप सीनियर ट्रेनिंग हो जाते हैं पहले, मतलब सिलेक्शन में, इसी टर्म में, तो चांसेस है कि 8 से 10 साल में, अगले 8 से 10 साल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो सकते हैं। तो इस तरह का इसका प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस है। वर्क कल्चर कैसा है? तो गाइस, जैसे मैंने बोला कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, तो वर्क आपको सिर्फ ऑफिस में नहीं हो सकता है, आपको फील्ड का भी और ऑफिस का भी वर्क करना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन विच पोस्ट यू आर अप्लाइंग, और डिपेंड्स ऑन फॉर विच पोस्ट यू आर गेटिंग सेलेक्टेड, ठीक है गाइस। तो अगर आप क्लास 1 पोस्ट है, जो मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, तो उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ ऑफिस वर्क होगा, ज्यादा ऑफिस वर्क होगा, फील्ड का कुछ होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं, फील्ड का बहुत थोड़ा होगा। अगर आप सीनियर ट्रेनिंग हो जाते हैं तो आपको दोनों संभालना पड़ेगा, फील्ड एंड ऑफिस, ठीक है। तो और अगर आप ट्रेनिंग मेट या फिर ट्रेनिंग हो जाते हैं तो फिर आपको तो मतलब फील्ड पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऑफिस में थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या है? देखिए, पर्क्स एंड अलाउंसेस जो है इस पोस्ट के लिए या फिर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के लिए, तो वो काफ़ी अच्छे हैं। पर्क्स एंड अलाउंसेस में इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है, ये सब आपको मिल जाएगा। और ल्यूक्रेटिव पर्क्स भी, जो आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पर्क्स भी ज़्यादा मिलते जाएंगे। एज बीइंग कॉर्पोरेशन, बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि ये तो कॉर्पोरेशन है, लेकिन ये गवर्नमेंट है कि नहीं, मतलब परमानेंट जॉब है कि नहीं। एक्चुअली गाइस, दो इट इज अ कॉर्पोरेशन, इट इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कॉर्पोरेशन, सो इट इज ऑलमोस्ट अ गवर्नमेंट जॉब। तो आप गवर्नमेंट जॉब के लेवल पे ही आप इसे देख सकते हैं। और ये एक बार आप इस एग्जाम के थ्रू अगर सेलेक्ट हो जाए तो ऑब्वियसली ये परमानेंट जॉब है, इसमें से आपको कोई निकालेगा नहीं, ठीक है। सो गाइज, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो इसका पहले एडवर्टाइजमेंट आया था तो उसमें उन्होंने लास्ट डेट कुछ मेंशन नहीं किया था, तो अभी जस्ट कल परसों, मतलब 1-2 दिन पहले इन्होंने एक नोटिस दिया है, और उनके हिसाब से जो डेट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, वो है 4 अगस्त। यू शुड नोट दैट, क्योंकि इनका एडवर्टाइज में इन्होंने दिया था कि डेट विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन, तो अब इन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो 4 अगस्त के पहले आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। सो इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई सब कुछ आके पैसे पे रुक जाता है, तो पैसा कितना मिलेगा कौन सी पोस्ट के लिए, तो ये हम देख लेते हैं। अगर आप
क्लास 1 पोस्ट मतलब सॉरी ग्रेड 1 पोस्ट जो है असिस्टेंट लीगल, उसके लिए अगर अप्लाई हो जाए तो सेलेक्ट हो जाते हैं तो सीधा आपका सैलरी शुरू हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सीनियर ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग, ठीक है, इन तीनों या फिर ट्रेनिंग में एग्रीकल्चर, इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको डायरेक्टली सैलरी नहीं शुरू होगा। पहले 1 साल के लिए आपको कहते हैं ना प्रोबेशन, उस टाइप में है इनका, तो 1 साल के लिए आपको प्रोबेशन करना पड़ेगा। उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा, स्टाइपेंड भी काफी अच्छा मिलेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो स्टाइपेंड है वो 47,480 रुपीज, मतलब प्लस ये तो सिर्फ स्टाइपेंड है, इसमें प्लस एचआरए भी ऐड हो जाएगा। अगर एचआरए ऐड करके देखा जाएगा तो ये ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास जाएगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग का स्टाइपेंड। और स्टाइपेंड 1 साल के लिए मिलेगा। 1 साल के बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको सैलरी मिलेगा। वो सैलरी जो है वो 50,000 से भी आगे जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें बाद में फिर पर्क्स अराउंड से सब कुछ ऐड हो जाएगा। काफी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सैलरी के, वो सब ऐड होंगे। जो स्टाइपेंड है उससे भी ज्यादा आपको पेमेंट मिलेगी। तो सीनियर ट्रेनिंग जो है ये 26,000 है पर मंथ, इसका जो स्टाइपेंड है। ट्रेनी जो है उसके लिए 20,000 है और ट्रेनी मेट जो है उसके लिए 19,586 है, तो ऑलमोस्ट 20,000 है। सो गाइज मुझे लगता है काफी अच्छा पेमेंट है। पहले साल में आपको स्टाइपेंड भी काफी अच्छा मिलेगा और उसके बाद में सैलरी तो ऑब्वियसली इससे भी ज्यादा मिलेगा। ये जो एचआर है ये डिपेंड करता है किस सिटी में आपका पोस्टिंग होता है। जिस सिटी में आपका पोस्टिंग होता है उस सिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से एचआर डिसाइड होता है और फिर वो आपकी पेमेंट में मतलब स्टाइपेंड में या फिर सैलरी में ऐड होके आएगा। ठीक है गाइज, एक्चुअली इन्होंने पेमेंट बढ़ाया है आई थिंक। सो गाइज बहुत अच्छी पेमेंट है, यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। देखते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन के बारे में क्या कहते हैं ये लोग। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन के बारे में जो जनरल है वही है रिलैक्सेशन एससी के लिए 5 इयर्स का, एससी एसटी के लिए, और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 3 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग है तो आपको 10 साल का बेनिफिट या फिर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक सर्विसमैन वगैरह है या फिर आप ऑलरेडी कमीशन में काम करते कॉर्पोरेशन में तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है, सीनियर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग मेट है, ये सब के लिए 27 इयर्स का, सॉरी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग, सीनियर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, इनके लिए 27 इयर्स का ये है एज लिमिट है। और ट्रेनिंग मेट के लिए 25 इयर्स का एज लिमिट है। ये जो पहला पोस्ट है असिस्टेंट लीगल ग्रेड का, तो इसके लिए आपको 30 इयर्स से ज्यादा तो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें भी आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस अगली स्लाइड पे देखते हैं हम क्या है डिटेल्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की जो डिटेल्स है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पहले पढ़ लेना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए रिटन एग्जाम होगा, राइट, और ये इंटरव्यू भी होगा। यू शुड नोट दिस पॉइंट। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिटन एग्जाम भी देना पड़ेगा और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम के मार्क्स के मेरिट के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको जो रिटन एग्जाम होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपको जो रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू का मार्क्स 70-30 प्रोपोर्शन में ऐड होके जो फाइनल रिजल्ट आएगा सिलेक्शन लिस्ट, उसमें अगर आपका नाम होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो बुला लेंगे। ठीक है, और जो बाकी के पोस्ट है असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1, सीनियर ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग मेट, इनके लिए सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन है। अगर रिटन एग्जामिनेशन आप दे देते हैं उसके बाद आपका मेरिट में नाम आता है, मतलब मेरिट में टॉपर्स में आपका नाम आता है, तो आपको वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। प्रोवाइडेड ऐसे कुछ पोस्ट है जिसमें उन्होंने स्किल टेस्ट मांगा है, ठीक है, स्टेनोग्राफर है या फिर कोई और पोस्ट है जिसमें उन्होंने एक्चुअली ऑलमोस्ट सारी पोस्ट में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्किंग का अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है, ऐसा लिख के दिया है। तो सबको कंप्यूटर का कोई कोर्स है, फिर डोया या फिर MSc होना जरूरी है। ठीक है, तो वो होने के बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब रिटन टेस्ट एंड देन स्किल टेस्ट एंड देन यू विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है, ये नोट करने जैसी बात है। ठीक है, इंटरव्यू सिर्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए है। तो पैटर्न ऑफ एग्जाम कैसा है दोस्तों? नेशनल स्टेट कॉर्पोरेशन ने जो 2018 में और 2019 में एग्जाम कंडक्ट की थी तो वो पूरी ऑफलाइन थी, लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार एडवर्टाइजमेंट में लिख के दिया है कि पैटर्न ऑफ एग्जाम जो है वो CBT होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। और एक खास बात है NSC के रिजल्ट की, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो है कि NSC का जब रिजल्ट लगता है तो उसके बाद में जो लोग ज्वाइन नहीं करते उनके जगह पे दूसरे उसके नीचे वाले लोगों को भी लिया जाता है, तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होती रहती है NSC की। ठीक है, तो ये एक इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद ठीक है, तो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हाउ टू अप्लाई के बारे में। अप्लाई तो आप ऑब्वियसली ऑनलाइन ही कर सकते हैं।
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो पोस्ट है वो है मैनेजरियल काम के लिए। तो मैनेजरियल काम तो ज़्यादातर आपको ऑफिस में से ही करना पड़ेगा। ये बाकी ग्रेड 1 जो है असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1, सीनियर ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग इनका जो है सुपरवाइजर या फिर क्लरिकल, मतलब इनको फील्ड एंड ऑफिस, ये भी मैंने पहले ही बता दिया कि फील्ड एंड ऑफिस में आपको काम करना पड़ेगा। और जो एक लास्ट है ट्रेनिंग मेट, तो इसको सुपरविजन एट फील्ड है, तो इसको मैक्सिमम फील्ड का ही काम है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। जो अगली स्लाइड पे हम देखने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग इसको ये कॉलम पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर जंबल हो जाते हैं कि करना क्या है। गाइज ये है, अगर आप एग्जाम देते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो सिलेक्शन के बाद आपको जब ये कॉल लेटर देते हैं उसके साथ ये एक बॉन्ड का फॉर्मेट भी देते हैं, और उसमें आपको लिख के देना पड़ता है कि ये जो ट्रेनिंग पीरियड है जो 1 साल का है, वो 1 साल के बाद आप और 3 साल सिर्फ नेशनल सिटी कॉर्पोरेशन के लिए काम करेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, मतलब एनएससी छोड़ेंगे नहीं। तो ऑलमोस्ट आपको ये ट्रेनिंग का 1 साल और उसके बाद के 3 साल, 4 साल आपको एनएससी में रहना या लिख के आपको देना पड़ेगा ये। या फिर अगर आपको छोड़ने की जरूरत पड़ती है किसी सिचुएशन में, तो आपको जो अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया है, हर एक पोस्ट के लिए अलग दिया है, हर एक कैटेगरी के लिए भी अलग है। वो ओपन ओबीसी के लिए 3 लाख फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 1,50,000 का अमाउंट आपको देना पड़ेगा। सीनियर ट्रेनिंग के लिए 1,70,000 का, या फिर ट्रेनिंग्स के लिए 1,40,000 का, एंड ट्रेनिंग मेट के लिए 1 लाख का अमाउंट आपको, अगर आप बॉन्ड ब्रीचिंग करते हैं, मतलब बॉन्ड का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप 3-4 साल में पहले ही छोड़ना चाहते हैं, तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये सारी इसके कंडीशंस है। आप एक बार एडवर्टाइजमेंट पूरा पढ़ लीजिए, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, फिर भी कोई क्यूरी आती है, तो ऑब्वियसली यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई एट माय बेस्ट लेवल। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्यूरीज का आंसर मैं दे दूं। सो गाइज, थैंक यू सो मच, सी यू सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टे कनेक्टेड विथ यू गाइज। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे आपको गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन की वीडियो में बनाता रहूंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक्स अ लॉट।